रीडेवलपमेंट कुछ इस तरह का व्यापार है। रीडेवलपमेंट इस तरह का व्यापार है कि आपको बीमार बताया जाता है कि भाई आप तो बीमार हो, आपको हॉस्पिटल में पहुंचाने की ज़रूरत है, चलो चलो एम्बुलेंस लेके आओ, हॉस्पिटल में डालो। हॉस्पिटल में डालने के बाद वो कहते हैं अरे बहुत गंभीर बीमारी है, ये बहुत यानी महंगा इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वरी, हम आपका महंगा इलाज फ्री में करके देते हैं। वैसे 10-15 लाख तो जाने वाले हैं, लेकिन हम फ्री में करके देते हैं। हम इलाज फ्री में करते हैं और हम ऑपरेशन करेंगे, आप साइन कर दो यहाँ पे। और फिर क्या करते हैं वो लोग, आपको बेहोश करके आपकी किडनी निकाल लेते हैं। मैं किडनी निकालने की बात कर रहा हूँ तो आप कहोगे क्रिश, लेकिन हमको तो रीडेवलपमेंट में नया बिल्डिंग बन के मिलता है ना, हमको कोई रीडेवलपमेंट में हमारा किडनी कहाँ निकाल रहा है, कुछ हमको दे रहा है ना। ये भ्रम है, यही भ्रम है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपका किडनी कैसे निकाला जा रहा है। सी, आपका एक घर है, मान के चलते हैं उस घर की कीमत 1 करोड़ है। आज 1 करोड़ है, अगले 2-4 साल में 1 करोड़ 10 हो जाएगा और अगले 2-4 साल में 1 करोड़ 20 हो जाएगा उसका कीमत। अब उस घर को अगर आप गिरवी रखते हो, उसको आप मोनेटाइज कर सकते हो, उस घर को आप मोनेटाइज कर सकते हो। अब लोन क्यों लेना है भाई, किसी भी कारण से बीमारी हुई या पैसे की ज़रूरत हुई तो वो जो 1 करोड़ रुपए का एसेट है उसके ऊपर आप कम से कम, जिस तरह से आप गोल्ड लोन उठाते हो उस तरह से आप मॉर्गेज लोन उठा सकते हो, घर को मॉर्गेज कर सकते हो। हाउस इज़ अ मॉर्गेजेबल एसेट, और मॉर्गेज करने से, आपका घर गिरवी रखने से आपको 1 करोड़ के घर के सामने 70-80 लाख जितने तो मिल ही जाते हैं। ओके, ये आपका पावर है, ये आपकी सिक्योरिटी है। लेकिन बिल्डर क्या करता है, रीडेवलपमेंट का बिल्डर, वो आपसे ये पावर छीन लेता है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट डिक्लेयर करता है, जैसे ही वो आपके सोसाइटी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है, अब आप अपने घर को गिरवी नहीं रख सकते हो। वो बिल्डर आपके घर के ऊपर, यानी कि आपका 1 करोड़ का एसेट के ऊपर कब्जा कर लेता है। अब आप गिरवी नहीं रख सकते। अब बिल्डर गिरवी रखेगा आपके घर को प्रोजेक्ट लोन लेने के लिए। बिल्डर आपके घर के ऊपर प्रोजेक्ट लोन उठाता है। अब एग्जैक्टली आपके घर के ऊपर नहीं, क्योंकि वो पूरा ज़मीन है। उसने आपके घर को डिमोलिश कर दिया, आपके पड़ोसियों के घर को डिमोलिश कर दिया, आपके पूरे बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश करने के बाद उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रोजेक्ट लोन ले लिया कि इतना बड़ा, इतने 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, अब मुझे इस ज़मीन को गिरवी रख के प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट लोन लेता है। तो ये प्रोजेक्ट लोन बेसिकली किस चीज़ पे ले रहा है? वैसे देखने जाओगे तो आपके घर के ऊपर प्रोजेक्ट लोन ले रहा है। अब अगर बिल्डर की नीयत सही है तो वो बिल्डिंग ख़त्म करके निकलेगा, वो सही तरह से प्रोजेक्ट ख़त्म करके प्रॉपरली आपको घर का हैंडओवर देके निकलेगा, अगर उसकी नीयत सही है। हर एक बिल्डर की नीयत सही नहीं होती है, जैसे हर एक व्यापारी की नीयत सही नहीं होती है भाई, पहले से उनकी गलत नीयत होती है। अब मान के चलते हैं कि आपके बिल्डर की नीयत सही है, लेकिन व्यापार करने का तरीका गलत है। वो अल्टीमेटली तो व्यापारी है ना। अगर सब कुछ सही चला तो वो प्रोजेक्ट पार पड़ेगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके उसका काम पूरा होता है। तब तक वो रिस्क जोन में है, किसी भी जगह पे जाके अटक सकता है, कई सारे जगह पे जाके अटक सकता है। तो ये जो बिल्डर है वो रिस्क ले रहा है। आप समझते हो ना कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी काम होता है, कोई भी व्यापार होता है, तो व्यापार में रिस्क है, तो वो रिस्क ले रहा है। लेकिन बिल्डर रिस्क ले रहा है या आप रिस्क ले रहे हो, अब ये सवाल है। मैं कह रहा हूं बिल्डर रिस्क नहीं ले रहा है, बिल्डर रिस्क आपके कंधे पे डाल रहा है।
उसका जो भी रिस्क है, जो भी खतरा है कि बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बिल्डिंग अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो नुकसान किसका हुआ? आपका 1 करोड़ का घर आपको वापस नहीं मिला, आपको नुकसान हुआ। उतना नुकसान बिल्डर को कम हुआ। इसका रिस्क किसका हुआ? आपका हुआ, बिल्डर का नहीं हुआ। बिल्डर का रिस्क नहीं है, बिल्डर के हाथ में पैसे आ रहे हैं। पैसों का लगाम हर समय बिल्डर के हाथ में रहता है, आपके हाथ में नहीं रहता। आपके हाथ में सिर्फ भरोसा, बैठे रहो भाई, आप किराए पे जाओ, बैठे रहो। और किराया यानी ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के लिए जो किराया देता है, टेम्पररी ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन के लिए जो किराया देता है, वो किराया भी शायद नहीं देगा। आपको रेंट मिलना चाहिए ना, तब आप सुख शांति से रह सकते हो। जो भी है महीने के 12,000, 15,000, 20-25,000 जो भी है, जो आपको मिलने चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि बिल्डर अक्सर ऐसे करते हैं कि 1 साल 2 साल के बाद देना बंद कर देते हैं, और प्रोजेक्ट अगर अटक गया तो डेफिनेटली देना बंद कर देंगे वो। तो आप कहाँ, आपकी हालत क्या है? आपकी हालत ये है कि मेरा 1 करोड़ का मिलकत है, प्रॉपर्टी है, लेकिन अब वो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मैं गिन नहीं सकता हूँ, गिनवा नहीं सकता हूँ, उसको मॉर्गेज नहीं कर सकता हूँ, उसको गिरवी रख के पैसे नहीं उठा सकता हूँ, मैं ऐसे गिनवा ही नहीं सकता हूँ किसी को कि ये मेरा 1 करोड़ रुपए का एसेट है। जब तक वो एसेट मेरे हाथ में दोबारा नहीं आता है, कंप्लीट होके दोबारा नहीं आता है, तब तक वो सिर्फ एक प्रश्न चिन्ह है, एक क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपका एसेट पे बिल्डर लोन उठाता है, आपके एसेट पे आपको लोन उठाना चाहिए ना। घर आपका है, गिरवी रखने का पावर आपका है ना। बिल्डर गिरवी रख रहा है, लोन उसके ऊपर उठा रहा है, प्रोजेक्ट लोन उठा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। ओके, दूसरी बात कि वो लोन ही नहीं, वो और कुछ भी करता है। आपके दिमाग में एक और बात हमेशा रहता है कि यार चलो, एक बिल्डर ने ख़त्म नहीं किया तो क्या हुआ, हम उस बिल्डर को निकाल देंगे और दूसरे बिल्डर को लेके आएंगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह के विचार होते हैं लोगों को, और सोसाइटीज़ भी इस तरह से कहते हैं कि ज़मीन पे कब्ज़ा जो है, ज़मीन जो है वो हमारा ही है ना, हम बिल्डर को अलाउ कर रहे हैं बिल्डिंग करने को। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ज़मीन का कब्ज़ा जो है वो बिल्डर का है। आप इरिवोकेबल कंसेंट और ऐसे सब पावर ऑफ अटॉर्नी और ये सब जब लिख के देते हो, और डेवलपमेंट एग्रीमेंट, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट पे साइन जब करते हैं सोसाइटीज़, तो उसमें कई सारे क्लॉजेस होते हैं, और उनमें से कुछ क्लॉजेस ऐसे होते हैं कि जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होता है, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, तब तक कब्ज़ा बिल्डर का है। यानी आपके ज़मीन पे बिल्डर कब्ज़ेदार है, और अब ये बिल्डर कब्ज़ेदार होके अगर उसने कंप्लीट नहीं किया तो आप कब्ज़ा नहीं ले सकते, कब्ज़ा फिर भी बिल्डर का ही है। कब्ज़ा लेने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। उसने अगर आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया, उसने अगर आधा अधूरा बिल्डिंग करके कुछ नहीं करके छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया, वो प्रॉपर्टी किसका है भाई? स्ट्रक्चर तो उसने खड़ा किया है, टावर तो उसने खड़ा किया है, बोर्ड उसका लगा हुआ है, डीए उसके नाम पे है, डेवलपमेंट राइट्स उसके नाम पे है, तो कब्जा किसका है? अरे प्रोजेक्ट लोन उसके नाम पे है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स उसके नाम पे है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बड़े बड़े जो ये टावर खड़ा करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया जाता है, मोटर चलाई जाती है, वो सारे बिल्स उसके नाम पे हैं। तो कब्जेदार कौन? बिल्डर। आप कैसे जाओगे? आप सोसाइटी कैसे जाओगे, या सोसाइटी के इंडिविजुअल मेंबर्स कैसे जाएंगे? अगर जाएंगे भी तो वो तो मैनेजिंग कमेटी, लेकिन मैनेजिंग कमेटी बिल्डर के साइड पे है। तो ये एक दूसरी समस्या है। तो अपने ही प्रॉपर्टी पे अपनी ही जमीन का कब्जा लेने के लिए कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाके वो बिल्डर का वकील आपके वकीलों के अगेंस्ट आर्ग्यू करेगा।
आपकी मजबूरी देखो, आपकी मजबूरी देखो। अपने ही ज़मीन का कब्ज़ा आप नहीं ले सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा और एक प्रॉब्लम है, और एक बड़ी समस्या, इससे भी बड़ी समस्या, कि आपको लगता है कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम अपना घर खुद बनवा लेंगे। अपना खुद का घर के लिए चलो ठीक है, सीमेंट, रेती, ये रीबार, सलिए, ये सब लाना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। हम लोग सोसाइटी मंगाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर को रखेंगे और बना लेंगे। चलो ठीक है, सेल्फ रीडेवलपमेंट कर लेंगे अगर बिल्डर वाला रीडेवलपमेंट फेल हुआ तो। लेकिन आपके सामने एक और मुसीबत का पहाड़ खड़ा है। बिल्डर आपके प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट खड़ा करने के टाइम पे वो बुकिंग ले लेता है, बुकिंग अमाउंट्स लेता है लोगों से, और बुकिंग अमाउंट से ज़्यादा, क्योंकि वो टावर खड़ा कर रहा है ना, वो फ्लैट बेच रहा है ना, सेल कंपोनेंट। तो सेल कंपोनेंट का 20%, 30%, 50%, 70% ले लेता है। और अगर टावर 18-20 माले का हो गया तो अब उसके पास करीब करीब 80-90% नए फ्लैट का ये वैल्यू आ जाता है। उन लोगों ने लोन लिया होता है, होम लोन लिया होता है, और होम लोन लेके बिल्डर को डिसबर्समेंट करते हैं। अब ये डिसबर्समेंट बिल्डर के पास पहुंच गया, पैसे पहुंच गए बिल्डर के पास। बिल्डर ने सेल कंपोनेंट वालों के 80-90% पैसे उठा लिए थे। अब बिल्डर पिक्चर में नहीं रहा। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं भाई, हम तो इन लोगों को जानते नहीं हैं, हमने सेल कंपोनेंट वालों से कुछ भी नहीं लिया है। क्योंकि कोर्ट कहती है, कानून कहता है कि आपकी जो सोसाइटी है वो बिल्डर के पार्टनर थे, वो बिल्डर के पार्टनर थे, बाकायदा को प्रमोटर। बिल्डर प्रमोटर था और आपका सोसाइटी को प्रमोटर। अब आपका सोसाइटी को प्रमोटर मतलब, आपका सोसाइटी मतलब कौन? आप ही लोग, आप सब लोग मिलके सोसाइटी हो। तो आप लोग को प्रमोटर मतलब मोर और लेस बिल्डर का पार्टनर। प्रोजेक्ट को ख़त्म करके देने की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी हो गई कि आप प्रोजेक्ट को ख़त्म करके उन लोगों को फ्लैट्स दोगे। आपने तो डीए साइन किया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इतने वाले का स्ट्रक्चर बन रहा है, इतने फ्लैट्स बनेंगे वगैरह वगैरह, प्लान है, बिल्डिंग का प्लान है, तो आप लोग को प्रमोटर हो। तो यानी कि वो जो भार है, वो जो बर्डन है सेल कंपोनेंट वालों को घर बना के देने का, वो भी आप ही के कंधे पे आ गया। आपका प्रॉपर्टी था 1 करोड़ का, बिल्डर ने उसको 0 कर दिया और उसके ऊपर कर्जा भी चढ़ा दिया, उन लोगों का कर्जा, सेल कंपोनेंट वालों का कर्जा। तो आप एक बार सोच लो कि ये जो रीडेवलपमेंट का जो डीलिंग है ये किस तरह से हो रहा है। मतलब आपके प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया है आपके बिल्डर ने, उन 5, 6, 7, 8 सालों के लिए अगर उसके अंदर कुछ हो गया, आप मजबूर हो गए, तबीयत से लाचार हो गए, नौकरी से हाथ धो बैठे, बिजनेस ठप हो गया, जो भी हुआ, और आपको पैसे उठाने होते, तो आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन नहीं उठा सकते हो। अगर बेचना चाहते हैं आप बेच नहीं सकते हो, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी बना नहीं है। तो 8 साल के लिए या 6 साल के लिए, जो भी है, एक टाइम के लिए बिल्डर आपके प्रॉपर्टी को 0 बना देते हैं। आपके रिस्क पे काम करते हैं, खुद के रिस्क पे काम नहीं करते हैं, आपके रिस्क पे काम करते हैं। और अगर आपको आपका घर वापस मिला, रीडेवलपमेंट होने के बाद अगर आपको घर आपका वापस मिल गया, तो भाई आपका नसीब बहुत अच्छा है, बहुत नसीबदार लोग हो। और अब आप फिर रह सकते हो, यानी आपका किडनी निकाला था और आपका नसीब कि उन्होंने किडनी वापस डाल दिया। ये होता है रीडेवलपमेंट। तो लोग जब रीडेवलपमेंट को अपोज करते हैं ना, मेजॉरिटी लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अरे यार क्यों अपोज कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है अपोज करने की, ये लोग सब पागल लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं।
वो चाहते नहीं है कि सब लोगों का कल्याण हो, सब लोगों हमारी पूरी सोसाइटी का कल्याण हो। बहुत सेल्फिश लोग हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं बेचारे बिल्डर को। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अपोज करने के कई सारे कारण हैं और कई सारे अच्छे कारण हैं। और वो जो बिल्डर की जो कंपनी है, वो कंपनी की जांच किए बगैर लोग जो भरोसा करके बैठ जाते हैं, हाँ सही है, बिल्डर है, बड़ा बिल्डर है, अच्छा नाम है। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। लोग जो अपोज कर रहे हैं ना, थोड़ा सा वो जो उनकी बात को जरा समझो। वो जो कह रहे हैं उनकी बात को जरा समझो। उनके कहने में कुछ तथ्य है, कुछ रियलिटी है, बहुत रियलिटी है। तो लोग घबराते हैं तो ऐसे ही नहीं घबरा रहे हैं, उनका उसका कोई एक कारण है। वो कारण को समझो पहले। जो प्रोजेक्ट लोन लिया था वो बिल्डर के पास है, उसने थोड़ा यूज़ किया होगा, लेकिन थोड़ा बिल्डर के पास है अनयूज्ड। होम लोन के पैसे बिल्डर के पास है। 90% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू उसने जो भी बेचा है, सेल कंपोनेंट, वो सब बिल्डर के पास हैं। अब ये सब पैसे लेके अगर वो उसने डाइवर्ट किया। वैसे रेरा में कुछ कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ कुछ प्रावधान हैं, एस्क्रो अकाउंट ओपन करते हैं वगैरह, जिससे वो पैसे लेके भागेगा उसका चांस थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम। लेकिन थोड़ा कम मतलब पूरी तरह से कम नहीं है, थोड़ा कम है। बिल्डर को चोरी करने में असिस्ट करने के लिए वकील भी लगे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी लगे हुए हैं। सब लोग चोरी करने में हेल्प कर रहे हैं बिल्डर को। और आपका मैनेजिंग कमेटी भी लग जाता है उसी में कि बिल्डर किस तरह से चोरी करके निकले, क्योंकि उस चोरी में वो लोग भी शामिल हैं। तो आर्किटेक्ट ज़रूरत पड़ने पे सर्टिफिकेट दे देगा कि ये कंप्लीट हो गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट दे देगा। ऐसे सब लोग सर्टिफिकेट्स बना के दे देते हैं, बाद में देखा जाएगा। हम लोगों के पास भाई 400-500 करोड़ का लूट हो जाता है, आगे चल के देखा जाएगा क्या होगा। लड़ लेंगे, कोर्ट में जाना है ना, जाएंगे कोर्ट में, चलेगा, नो प्रॉब्लम। कोई हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट करेगा ना, ठीक है, हम लड़ लेंगे। तो इस तरह से वो लोग एक साथ मिलके एकजुट होके पैसे इकट्ठे करके भाग जाते हैं 300, 400, 500 करोड़ लेके। वो लोग एकजुट हैं। आप लोग सब इधर उधर, आप लोग सब इधर उधर। कोई नाला सोपारा में रह रहा है, कोई विरार में रह रहा है, कोई पालघर में रह रहा है, कोई डोंबिवली, कोई पता नहीं कहाँ, कोई गांव चला गया है, सांगली, सातारा, दूर दूर। आपके मैनेजिंग कमेटी वाले आते नहीं हैं, आपके मैनेजिंग कमेटी वालों को बुलाने पे आते ही नहीं हैं, क्योंकि वो लोग भी चोरी में शामिल हैं। आते ही नहीं है, मीटिंग में आते ही नहीं है। कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट वाले कॉर्पोरेशन करते नहीं हैं आपके साथ, क्योंकि वो लोग भी चोरी में शामिल हैं। तो अब आपका काम ये होता है कि कैसे भी करके एक वकील को पकड़ो, ज़मीन पे कब्जा लो, बिल्डर को निकालो, यानी कानूनी तरीके से निकालो। अब कानूनी तरीके से निकालना बहुत मुश्किल है। बिल्डर का वकील आ जाएगा, चाहे बिल्डर आए ना आए, लेकिन कोर्ट में बिल्डर का वकील आ जाएगा और लड़ेगा, और कुछ भी बहानेबाजी करेगा, लड़ेगा वो, और कहेगा कि मेरा इसमें नुकसान हो गया, मुझे 20 करोड़ रुपया दो। आपसे 20 करोड़ रुपया मांग रहा है बिल्डर, जिसने आपका काम पूरा नहीं किया, लेकिन वो आपसे 20 करोड़ रुपया मांग रहा है। अगला नया बिल्डर लेके आओगे, वो बोलेगा हाँ लेकिन आपके पुराने बिल्डर को 20 करोड़ रुपया देना है, इसलिए अब मैं आपकी जो प्रॉपर्टी को 20%, 30% बड़ा करके देने का था वो नहीं कर पाएंगे, या जो भी है, आपसे नुकसान ही ले लेगा। वो आप ही से नुकसान ही लेने वाला है। और वो बिल्डर के साथ उसका सेटिंग भी है। आपके वो 20 करोड़ देने का होगा तो 30 करोड़ बोलेगा, कुछ ना कुछ करके वो यानी आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा। बेसिकली आप मजबूर हो ना, आप लाचार हो ना, आप लड़ नहीं सकते हो ना, तो आपका फ़ायदा उठाना 100% है।